बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो बचपन में ही माँ बन गई, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो 12 साल की उम्र में माँ कैसे बन गई, आगे हम आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें। चलिए कहानी को कर देते हैं शुरू। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी गांव में ज़ुबैदा नाम की एक औरत रहती थी। ज़ुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी का नाम आलिया था। ज़ुबैदा के शोहर असलम को टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद वो अपने मैके चली गई, मगर आखिर ज़ुबैदा के माँ बाप ज़ुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ कब तक उठाते। तो उन्होंने ज़ुबैदा से बात की कि बेटी ज़ुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी अब कितनी ज़िंदगी बाकी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। ज़ुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और वो अपनी बच्चियों को लेकर अपने मरहूम शोहर असलम के घर वापस आ गई। मगर ज़ुबैदा अपने शोहर के पैसे कमाए हुए कितने दिन तक खा सकती थी, तो ज़ुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। ज़ुबैदा के दूसरे शोहर का नाम अकरम था। अकरम ज़ुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था और वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैकों की फैक्ट्री थी। ज़ुबैदा और अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया तो ज़ुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझको बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान ज़ुबैदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका सारा ध्यान उसके बेटे की तरफ हो गया था। अगर उसका बेटा ज़रा भी रोता तो वो ज़ुबैदा को डांटता और कहता, ये क्यों रो रहा है। इसीलिए ज़ुबैदा का भी सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ रहता था। निशा या आलिया अपनी अम्मी से किसी भी काम को कहती तो वो ज़ुबैदा निशा से बोलने लगती कि बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना सारा काम खुद किया करो और साथ में अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखा करो। अब निशा सारे काम खुद करना शुरू कर देती है और साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी कपड़े पहना दिया करती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निशा जिसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी शादी हो गई थी। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि ज़ुबैदा जिस गांव में रहती थी वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था। इस बार निशा का अब्बू चाहता था कि निशा अब की बार 8वीं के पेपर देकर पास हो जाए और उसको मैं गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई थी तो ज़ुबैदा ने अकरम से निशा की बात की और बोली कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम ज़ुबैदा से कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरा भाई का बेटा जो MA कर शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूंगा, मगर निशा को वहीं रहना होगा। ज़ुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई और कहने लगी ठीक है। 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम निशा को लेकर अपने भाई के घर पहुंचा और अपने भतीजे से बोला कि यार समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वें के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो और जब तक ये पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो समीर ने कहा कि चाचा जान आप फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह निशा इस बार पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर रहने लगी। जब सारे बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते थे तो निशा उदास होकर बैठ जाती थी और वो रोज़ अपनी अम्मी से बात किया करती थी और कहती थी कि अम्मी मुझको घर बुलवा लो, मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो ज़ुबैदा कहती कि बेटी, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तुम्हें अपने घर आ जाना है। निशा का समीर के घर रहना एक ही फ़ायदा था कि जब भी वो अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहती तो वो समीर से पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था और निशा को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर के कमरे में चली गई, बोली भाई समीर, ये सवाल मुझको समझा दो। समीर बोला अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था, यानी पूरे 24 साल का था, आधे आधे का अंतर था। अब जब निशा समीर के पास जाकर बैठ गई तो समीर निशा के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। तो निशा फ़ौरन उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर निशा ने अपनी अम्मी से बात की और कहा कि अम्मी, आपके पास आना जी चाहता है, मैं आपके बिना उदास हो गई हूँ। ज़ुबैदा ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ।
अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाना लगा। निशा एकदम से पीछे हट गई। अगले दिन फिर निशा ने अपनी अम्मी से कहा कि अब्बू से बोलो कि यहाँ से मुझको ले जाएं, मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। निशा जब भी अपनी अम्मी से बात करती वो खुलकर नहीं कर सकती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा फिर अकरम से कहने लगी कि तुम निशा को ले आओ, वो बहुत उदास हो गई है। अकरम ने कहा कि अच्छा ठीक है, आज फैक्ट्री से वापस आते वक्त मैं उसको घर ले आऊँगा। निशा का अब्बू निशा के बारे में ही सोच रहा था कि आज निशा को वापस घर लेकर जाना है। अचानक फैक्ट्री में 1000 बैगों का ऑर्डर आ गया और सब काम करने वाले अपने अपने घर जा चुके थे। सिर्फ 2 ही लोग वहां मौजूद थे, लिहाजा अकरम उनके साथ लग गया और काम करना लगा। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए मगर मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी के फंक्शन में चले गए। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में आया और कहने लगा कि निशा तुमको आज कुछ पढ़ना नहीं है क्या? लेकिन निशा ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब समीर निशा के करीब आया और आकर बैठ गया तो निशा वहां से उठकर चली गई। जैसे ही निशा वहां से चलने लगी तो समीर ने उसको एकदम से बैट पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बना लिया। यानी अपनी चचेरी बहन जो उससे पूरे 12 साल छोटी थी उसके साथ जिना कर लिया, उसकी इज्जत को तार तार कर लिया। अब आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे। कहानी पूरी सुने। अगले दिन फिर निशा का अब्बू उसको लेकर आ गया। बोला कि मुझे तो लगता है कि तुमको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज़ाना अपनी अम्मी को फ़ोन कर कर बोलती रहती हो कि मुझे ले जाओ, यानी मुझको बुलवा लो। अकरम की इस बात पर समीर बोलने लगा, हाँ चचा जान, आप सही कहते हैं, इसको पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला कि बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक किसी की सौतेली औलाद भी किसी की अपनी हुई है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका तेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और निशा ने समीर के बारे में अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। कहने लगी कि अम्मी पहले तो 3-4 दिन तक वो मुझे छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने उसको बहुत रोका पर वो नाबाज नहीं आया। जुबैदा ने ये सारी बात अकरम को बता दी तो अकरम ने अपने भतीजे को फ़ोन करके कहा कि समीर तुमने ये क्या किया, तुमने ये कौन सी हरकत की है? तो समीर बोला, चचा जान, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। मैंने तो आपके साथ भलाई की है और आप मुझको ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ मुँह काला करा कर आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने इसकी बात सुनी तो जुबैदा से कहने लगा कि करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। फिर अकरम ने अपनी बेटी निशा से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब तेरे न पढ़ने के ड्रामे हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के मुंह पर 2-4 थप्पड़ दे मारे और बोला कि तुम्हें ना पढ़ने जाना है तो मत जाओ, मगर मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो मत लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की थी। जो सलूक समीर ने उसके साथ में किया था सब अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन निशा की अम्मी ने इसकी हालत ख़राब देखी तो वो उसको डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ जाकर निशा और उसकी अम्मी को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। तो निशा की अम्मी परेशान हो गई और निशा को अपने गले लगाकर रोने लगी। जुबैदा को समीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच रही थी कि मैं समीर को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि हम इस बच्चे को ज़ाया नहीं करा सकते। उसने कहा कि हम बच्चे को गिरा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ और बच्चे की जान को ख़तरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को बताया। तो अकरम बोला, मैं अपने भाई से और अपने भतीजे से बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही मैंने अपने भतीजे से फ़ोन किया था तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती,
زبیدہ اور نشا رونے لگیں اور زبیدہ بولی ایسا نہ کرو اکرم، تمہاری مہربانی ہے، میری بچی کو مجھ سے جدا نہ کرو، اس حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اکرم تمہاری بڑی مہربانی ہے، ایسا نہ کرو۔ اکرم بولا زبیدہ تم چاہتی ہو کہ نشا زندہ رہے تو ایسا کرنا ہوگا، اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا، میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگ تو کہیں گے کہ سوتیلا باپ تھا، دکھا دی اپنی حرکت، ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نشا یہاں سے چلی جائے اور اس میں نشا کی بھلائی ہے۔ پھر اکرم نشا کو لے کر اپنی خالہ کے گھر گیا تو اکرم کی خالہ بولی بھلا میں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے گھر کیوں رکھوں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ارے بھائی لوگ مجھ سے معلوم کریں گے یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی، میری بھی کوئی عزت ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تم تو پھر بھی اس کے باپ ہو، اور جب تم باپ ہو کر اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو پھر بھلا میں کیوں رکھوں۔ اکرم نشا کو لے کر گھر آ گیا اور زبیدہ سے بولا اس کا بچہ ضائع کروا دو۔ زبیدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اگر بچہ ضائع کروایا تو نشا کی جان کو خطرہ ہے۔ تو زبیدہ نے سوچ لیا تھا کہ اکرم کچھ کرے نہ کرے میں اپنی بچی کا بدلہ ضرور لوں گی اور اپنی بچی کو حساب دلا کر رہوں گی۔ اگلے دن زبیدہ نشا کو لے کر سمیر کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب زبیدہ سمیر کے گھر جاتی ہے، سمیر اپنی چچی اور زبیدہ اور نشا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور سمیر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زبیدہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اسی کمبخت نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زبیدہ بہن بیٹھ جاؤ۔ تو زبیدہ بولی کچھ نہیں، میں ادھر سے گزر رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ کا حال پوچھتی چلوں۔ اس کے بعد زبیدہ نشا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ زبیدہ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ زبیدہ نے اگلے دن سمیر کو فون کیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ جب سمیر اپنی چچی زبیدہ کے گھر آیا، زبیدہ بڑے پیار سے سمیر سے بات کرتی ہے کہ بیٹا سمیر کہ نشا تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن سمیر غصے سے بول اٹھا کہ چچی جان کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہو، یہ کسی اور کا الزام نہیں ہے، یہ تمہارا گناہ ہے اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا، یہ گناہ تم نے ہی کیا ہے، بولو تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیدہ اپنے موبائل میں یہ سب باتیں ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سمیر کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پہلے تو منع کرتا رہا، پھر اچانک غصے سے بولا ہاں میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بولو کیا کرو گی، میں تو پھر بھی ایک لڑکا ہوں، میری تو کہیں بھی شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تمہاری بیٹی کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی اور اس سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، جاؤ بتاؤ سب کو کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ بات کہہ کر سمیر گھر جانے کے لیے مڑا تو زبیدہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا، تو زبیدہ نے ایک خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد میں سمیر کی گردن پر دے مارا اور سمیر موقع پر ہی موت ہو گئی۔ سمیر وہیں موقع پر ہی مر جاتا ہے اور اس کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے گھر آتی ہے اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی ساری دکھی بھری کہانی سناتی ہے۔ زبیدہ کی بہن کو سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ زبیدہ کی بیٹی کو اپنے گھر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس زبیدہ کو سمیر کے خون کے جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اکرم کو جب پتہ چلتا ہے کہ زبیدہ جیل میں ہے تو زبیدہ سے ملنے آ جاتا ہے۔ جب وہ زبیدہ سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ زبیدہ تم نے یہ کیا کر دیا، تو زبیدہ نے موبائل میں ریکارڈنگ کی تھی وہ سب اکرم کو سناتی، تو اکرم بولا کہ تم مجھ کو بتا دیتی کہ میں ہی اس کا کچھ کر ڈالتا۔ زبیدہ بولی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی کا بہت تکلیف تھی اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تھانے دار نے جب زبیدہ کی ریکارڈنگ کو سنا تو اس کو بھی بہت دکھ ہوا اور پھانسی اور عمر قید کی بجائے اس کو 3 سال کی سزا ہو گئی۔ ادھر زبیدہ کی بڑی بیٹی نشا نے
मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला इससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो जानती थी, निशा की हालत जानती थी कि वो मेरी बहन जुबैदा के साथ बहुत गलत हुआ है। इसीलिए निशा की शादी अपने बेटे से करा दी और निशा आज उसके घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, क्या जुबैदा ने इसे समीर को मारकर गलत किया या सही किया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।